Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our next topic is Gauss's law for magnetic fields. हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है, then Gauss's law for magnetic fields in integral form and as well as in differential form. यहाँ पे आप दो फिगर्स देख रहे हैं रेड कलर की, एक प्रॉपर जो है वो सर्कुलर शेप में है और एक जो है वो एक इम्प्रॉपर सी शेप है, लेकिन दोनों की खासियत यह है कि दोनों जो है वो क्लोज लूप हैं। यहाँ पे आपको मैं जो बात समझाना चाहूँगा वो ये है कि आप, जैसा कि हम इस टॉपिक का नाम है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स, तो हमें ये फ़र्क देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पर। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड्स पे भी गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में फ़र्क क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अवे जो है वो मूव करती हैं, सारी की सारी अवे मूव करती हैं। दैट्स वाई हम कह देते हैं कि उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो एक सिरे से एक तरफ से स्टार्ट लेती हैं और वो उस चार्ज पे आके जो है वो टर्मिनेट होती हैं। तो लिहाजा उसकी कोई पोलैरिटी होती है, वहाँ हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। उसके बरक्स जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई एंड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अगर मैग्नेट है तो आप कभी भी उसमें अकेला नॉर्थ पोल अचीव नहीं कर सकते। वहाँ नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। आप फिर उसको तोड़ेंगे, फिर एक नॉर्थ पोल, फिर एक साउथ पोल बन जाएगा। मतलब कि वो हमेशा पेयर में होता है, वहाँ दोनों एक ही वक़्त में मौजूद होते हैं। तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फ़ील्ड लाइन्स हैं, वो क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में अंदर वापस दाखिल होती हैं। मतलब कि मैग्नेट के अंदर ये दोनों काम एक ही वक़्त में हो रहे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ मौजूद होती है। या पॉजिटिव होने की वजह से अवे मूवमेंट होती है या नेगेटिव होने की वजह से इनवर्ड मूवमेंट होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलेशन होती है। तो लिहाजा ये फ़र्क है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को D से ज़ाहिर करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को B से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से ज़ाहिर करते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को H से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि दो जो इवेंट्स हैं नेचर के, एक है कर्ल और एक है डायवर्जेंस, ठीक है? तो डायवर्जेंस जो है वो किसके साथ होती है? वो हमेशा चार्जेस के साथ होती है और कर्ल हमेशा किसके बनते हैं? वो मैग्नेटिज्म के बनते हैं। दैट्स व्हाई आपने देखा है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द वो मैग्नेट्स के रिंग्स बन जाते हैं, कर्व्स बन जाते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कर्व्स जो है मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है? ये थोड़ा-सा तारुफ था। अब जो अगली बात है वो मैं अब गॉसेस लॉ पे आता हूँ कि गॉसेस लॉ की क्या कंडीशन है, ओके? गॉसेस लॉ की कंडीशन ये है कि आपके पास एक क्लोज़ सरफेस है, ठीक? उस सरफेस में से अक्रॉस द सरफेस, थ्रू द सरफेस फ्लक्स लाइन्स बाहर निकलती हैं और वो निकलें भी ऐसे कि उस सरफेस के साथ नॉर्मल हों। उस सूरत में हम ये कहेंगे कि उस फ्लक्स को अगर हम पूरी सरफेस के ऊपर से इकट्ठा कर लें, वो टोटल फ्लक्स जो है वो इनसाइड चार्ज के इक्वल हो जाता है। तो हम अभी यही चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये जो हमने गोल, ये जो सर्कुलर हमने एक रिंग बनाया इधर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स के जो रिंग हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, इनके अंदर हम जानना चाहते हैं चार्ज है कि नहीं है। तो हमें पता है कि अगर गॉसेस लॉ की वो वाली कंडीशंस पूरी हुई तो इसके अंदर चार्ज होगा और हम उसको कोई नाम देंगे क्योंकि ये चार्ज मैग्नेटिक चार्ज होगा। लेकिन अगर चार्ज ना हुआ तो हम ये कहेंगे कि ज़ीरो चार्ज है। तो चार्ज अंदर होने की शर्त क्या थी कि फ्लक्स लाइन बजाए इसके कि अलोंग द लाइन ट्रैवल करें, टेंजेंशियल टू द लाइन ट्रैवल करें, उनको ये होना चाहिए था कि नॉर्मल टू द लाइन अक्रॉस द बाउंड्री, अक्रॉस द लाइन वो ट्रैवल करें। लेकिन आप देखें कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, यहाँ कोई अक्रॉस द बाउंड्री मूवमेंट नहीं हो रही।
ये अगर समझे कि यहाँ सेंटर में कोई फर्ज करें तो कंडक्टर भी है, तो भी आप देखें कि इसके जो है जो मूवमेंट है, ये जो बाउंड्री डिफाइन की है, इस बाउंड्री से अक्रॉस किसी चीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही। जो मूवमेंट है वो अलोंग द बाउंड्री हो रही है। अलोंग द बाउंड्री हो रही है और क्लोज़ लूप में हो रही है। लिहाज़ा अगर मूवमेंट अलोंग द बाउंड्री होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, अगर फ्लक्स की मूवमेंट अलोंग द लाइन या आप ये कहें कि टेंजेंशियल टू द लाइन है और अक्रॉस द लाइन नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, तो फिर कंडीशन पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। अब ये देखें क्या कहा है कि सिंस देयर एग्जिस्ट नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज कभी आइसोलेट नहीं हो सकता। द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट हैव अ बिगिनिंग और एन एंडिंग। मैग्नेटिक फील्ड की कोई बिगिनिंग और एंडिंग नहीं होती। आपको यहाँ बिगिनिंग एंडिंग नजर नहीं आ रही, कोई पता नहीं चला शुरू कब हुए थे और खत्म कब हुए, क्योंकि ये सर्कुलेशन में है। और इसी तरह कोई भी जो कर्ल होता है उसकी कोई बिगिनिंग एंडिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली फॉर्म लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप्स बनाती है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों लूप्स हैं, हमको कहते हैं क्लोज लूप्स। अब मैग्नेटिक फील्ड पे हम जब ये मैग्नेटिक चार्ज हम देखते हैं इस पे, सॉरी, गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, तो गॉसेस लॉ जब वहां अप्लाई करते थे तो वहां हम क्या कहते थे कि जो टोटल चार्ज है Q दैट्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ D वेक्टर डॉट ds, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डॉट ds। तो यहाँ क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक के लिए, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में फर्क क्या आएगा, तो वहां पे D वेक्टर था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को जाहिर करता है, यहाँ B वेक्टर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को जाहिर करता है। इक्वल टू क्यू होना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक में वो इक्वल टू क्यू है, और यहाँ पे भी असल में इक्वल टू क्यू ही है। लेकिन हमारे साथ मसला ये हो गया है कि क्यू जो है जिसको हम यहाँ क्यू एम कह रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक क्यू एम बोलते हैं इसको, ये इक्वल टू जीरो है। यहाँ जो इक्वेशन है ये भी वैसी है, क्यू एम इक्वल टू क्यू एम, लेकिन क्यू एम इक्वल टू जीरो है, लिहाजा हम ये इसको बराह रास्त यहाँ हमने जीरो लिख दिया है। दूसरी वही ये बात भी यहाँ पे इस दूसरी तस्वीर में ये शो करना चाह रहा है कि देखें अगर किसी भी इस जो क्लोज लूप है, अगर किसी भी इसके पॉइंट पे जो एक तरह की मूवमेंट हो रही है, फर्ज करें उसने ये पॉइंट लिया है और इस पॉइंट में ये देखें ग्रीन वेक्टर शो कर रहा है कि ये जो फील्ड है ये लेफ्ट टू राइट एक स्ट्रेंथ के साथ देखें जा रही है। वो कहता है उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ ये नीचे उसके बिलो देख लें तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही है, यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रही थी, यहाँ राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो इक्वल है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो कैंसल आउट हो जाएगी। सो ये पूरा लूप क्या करेगा, एक जो अपने क्रॉस में अपने ही पिछले वेक्टर को, पिछले असर को जायल कर देगा, कैंसल आउट कर देगा, और नेट रिजल्ट ये होगा कि इसके अंदर कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं। फ्लक्स एड्स टू जीरो, कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि अंदर चार्ज हो ना तो उसकी शर्त ये होती है कि अंदर चार्ज मौजूद हो तो वो इस सरफेस से अक्रॉस द सरफेस ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, अब कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अंदर इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, यानी क्यू एम इज इक्वल टू जीरो है। तो ये देखें इस इक्वेशन को फिर दोबारा से लिखा गया है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है क्योंकि सरफेस हमेशा इंटीग्रल इस्तेमाल होता है गॉसियन में, गॉसियस लॉ में सरफेस इंटीग्रल इस्तेमाल होता है, डबल इंटीग्रल होता है, और ये देख लें आप सरफेस के लिए। और बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो है, बेसिकली बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू है, क्यू एम है, क्यू एम यहाँ पे जीरो है, इसलिए हम जो है वो इसको आप समझें कि यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, इक्वल टू जीरो कंसीडर कर रहे हैं। अब याद रखें हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हम इसकी थोड़ी शेप बदलना चाहते हैं। और शेप कैसे बदलेंगे आप देखते जाएं। हम शेप बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात याद रखें, डाइवर्जेंस थ्योरम भी हमने अलग से पढ़ा है और इसके अलावा इसके पहले भी एक दफ़ा हम ऐसा कर चुके हैं कि जब भी वो कोई उसके पास सर्फ कोई इंटीग्रल आता है तो वो जब इंटीग्रल की एक शक्ल को दूसरी में बदलना चाहता है तो वो इस तरह के थ्योरम का सहारा लेता है। जैसा कि यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, वो अब उसका असल में जो टारगेट है वो इसको सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में बदलना चाहता है। तो इसके लिए उसको जो हेल्प मिलती है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम से। आप ये देखें डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि अगर सरफेस इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फील्ड का डॉट ds के साथ, तो वो उसी जो आप कहें कि उसी वेक्टर का जो आप डेल डॉट ए कर दें तो वो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के साथ आएगा। तो मेरे पास अगर ये चीज़ मौजूद हो तो मैं उसकी जगह ये लिख सकता हूँ। सिर्फ क्या करना है कि ए
यहाँ ए, यहाँ जो है ना मेरा जो इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूमेट्रिक में बदल जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, क्यू एम अभी मैंने बोला था कि फर्ज करें क्यू एम मौजूद है, हम ये नहीं कहते जीरो है, लेकिन चलो क्यू एम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, यहाँ देखें ये लिखा है क्यू एम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, उसी इक्वेशन को दोबारा से लिखा है। तो आपको पता है कि जो क्यू है वो किसके इक्वल होता है, माजर जाता हूँ, छोटा बच्चा आ गया था। अच्छा, क्यू एम आपको पता है क्यू जो है वो रो वी डी वी वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के साथ इसके इक्वल होता है। ये हमने गॉसेस लॉ में बहुत पहले ही पढ़ लिया था, तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये वही अंदाज है जैसा गॉसेस लॉ में उसने अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ अब इस इक्वेशन में ये क्यू बेसिकली इसके भी इक्वल है और क्यू बेसिकली रो रो वी डी वी के वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के भी इक्वल है। वहाँ रो वी था क्योंकि यहाँ पे क्यू एम है, तो इसीलिए रो एम कहा गया है साथ में। तो अब हमारे पास ये दोनों क्योंकि क्यू के इक्वल है, लिहाजा दोनों को इक्वल करके लिख दिया गया है। तो अब क्योंकि एक तरफ जो है वो सरफेस इंटीग्रल है और दूसरी तरफ वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, तो अब इस सरफेस इंटीग्रल को भी वो वॉल्यूमेट्रिक में बदलना चाहता है ताकि दोनों तरफ जो इंटीग्रल है वो एक तरह के हो जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए सहारा ले रहा है ये ऊपर किसका, डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कर रहा है, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल में बदल के दे रहा है। तो हमारी ये जो साइड है जो सरफेस इंटीग्रल वाली है, इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया, देखें वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल कैसे इसको इस्तेमाल किया। कहीं ए की जगह अगर बी वेक्टर पुट किया, बी वेक्टर फील्ड, तो ये देखें ये डेल डॉट बी बन गया, जैसे ये ए के लिए डेल डॉट ए बना था। तो ये अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि दोनों तरफ जो इंटीग्रल हैं वो वॉल्यूमेट्रिक हो गए, वो दोनों ओवर द वॉल्यूम हो गए। तो लिहाजा जब दोनों ओवर द वॉल्यूम हैं तो हमारे ये दोनों जो आर्गूमेंट्स हैं, एक ये डेल डॉट बी और दूसरा रो एम, ये दोनों आर्गूमेंट्स हमारे जो हैं ये दोनों सेम हो गए, यानी इक्वल हो गए। तो अब हम चाहें तो डेल डॉट बी इक्वल टू रो एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इंटीग्रल शेप है ये वाली, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। और जब हम इसमें से सिर्फ ये वाली चीज़ निकाल के लिख दें डेल डॉट बी इज इक्वल टू रो एम, तो दैट्स कॉल्ड द पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स। और हमें पता है कि यहाँ रो एम जो है, बेसिकली रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी चार्ज ही नहीं है, चार्ज इक्वल टू रो जो है वो ज़ीरो है, लिहाजा अगर चार्ज हमने कहा था कि अंदर ज़ीरो है तो उसका मतलब फिर चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो होगी क्योंकि वो क्यू ओवर वी होती है। तो क्यू ज़ीरो है तो रो, तो फिर क्या है, रो एम जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल डॉट बी है इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा दूँ, डेल जब डॉट के साथ आता है तो वो उस वेक्टर की डाइवर्जेंस बताता है। तो आप गौर करें कि डेल डॉट डी मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ जब डेल डॉट करके आया तो वहां इक्वल टू रो वी हो गया, लेकिन जब डेल डॉट बी आया तो इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब दूसरा ये है कि बेसिकली ये डेल डॉट जब आता है तो ये डिव डी, ये डिव बी है, वहाँ डिव डी था, ये डिव बी है। डिव मीन डाइवर्जेंस। तो उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए डाइवर्जेंस का फिनोमेना होता है, लिहाजा वो इक्वल टू रो वी होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए डाइवर्जेंस का फिनोमेना कभी भी नहीं होता, लिहाजा दैट्स वाई जब भी आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस तो आप कहोगे ज़ीरो। वजह कि मैग्नेटिक फील्ड्स डाइवर्ज होती ही नहीं है, डाइवर्ज तब होंगी जब स्प्लिट आउट होंगी, वो स्प्लिट ही नहीं होती। खाली अगर अकेला नॉर्थ पोल देखें तो पता लगता है जैसे डाइवर्जेंस हो रही है, क्यों, नॉर्थ पोल से फील्ड्स ऐसे बाहर निकल रही होती हैं। और खाली अगर आप साउथ पोल देख लें तो वो ऐसे लगता है जैसे कन्वर्जेंस हो रही है, जैसे नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रही है, हर चीज़ उसके अंदर आके एंटर हो रही है। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही वक्त में मौजूद होते हैं और ओवरऑल इफेक्ट में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दैट्स वाई हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स लूप में होती हैं, वो कभी डाइवर्ज नहीं होती। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू 0 और ये जो है मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन भी है। थैंक यू वेरी मच।